हिंदी वर्जन आज हम करने वाले हैं। इंग्लिश वर्जन हम ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुके हैं, आप चाहे तो वहाँ चैनल पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो हमारा जो ये पाठ है 8 नंबर का क्लास 12 का, ये है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है वो किस तरह कार्य करता है, उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, और उसमें पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में, उनको लेकर क्या चिंताएं हैं और क्या डिस्कशंस हुए हैं उसके बारे में है। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा आता है, पहला टॉपिक है हमारा वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। यानी कि जो हमारी वैश्विक राजनीति है, जो विश्व में टोटल राजनीति चल रही है, जो अलग अलग देश अपनी राजनीतिक नीतियां अपना रहे हैं, उसमें पर्यावरण की चिंता करने की जरूरत क्यों पड़ गई है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए। पहला पॉइंट था, विश्व की कृषि योग्य क्षेत्र का केवल ना के बराबर हिस्सा बढ़ रहा है और मौजूदा कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा उर्वरता खो रहा है। यानी कि हमारे विश्व में कृषि करने लायक जितनी भी जमीन है वो जमीन बढ़ी नहीं रही है। जैसे मान लीजिए, अगर छोटे तौर पर समझाएं कि अगर किसी जगह पर खेती करने के लिए 100 एकड़ जमीन है तो वो कई 100 सालों से 100 एकड़ ही है, बड़ी ही नहीं है। तो उतनी ही जमीन पर और बार बार उसी जमीन पर इतने सालों से लगातार खेती होने की वजह से जो उसकी मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम होती जा रही है। घास के मैदान खत्म हो रहे हैं और मत्स्य पालन अधिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा मवेशी हैं और वो घास के मैदान है, अब जितने ज्यादा मवेशी बढ़ते जा रहे हैं वो तो घास के मैदान, वो तो घास खाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा घास वो चढ़ते हैं, तो घास के मैदान खत्म होते जा रहे हैं और जो मत्स्य पालन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग ज्यादा से ज्यादा मछलियां पालने लगे हैं। दूसरा क्या पॉइंट आता है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है और 2 अरब 40 करोड़ लोग साफ सफाई की सुविधा से वंचित हैं। यानी कि क्या हुआ, यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो भी विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों की लगभग 66.3% जितनी भी जनता है उसको साफ पानी उपलब्ध ही नहीं है। साफ पानी तक उनकी पहुंच ही नहीं है, उन्हें गंदा और बदबूदार पानी ही पीना पड़ता है और उससे गुजारा करना पड़ता है। और 2 अरब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके आसपास साफ सफाई नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से क्या होता है, 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्राकृतिक वन। अब हम पहले समझ लें प्राकृतिक वन होता क्या है। प्राकृतिक वन है वो वन जो जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, जल चक्र संतुलित करते हैं। अब जलवायु को संतुलित करने में मदद करते हैं क्योंकि वातावरण को ठंडा और शांत बनाए रखते हैं। जल चक्र को संतुलित कैसे करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। जल चक्र क्या होता है कि पेड़ जो है वो बारिश करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, जल चक्र को बनाए रखते हैं, ठंडक को ऊपर तक पहुंचाते हैं, बारिश में हेल्प करते हैं। तो बारिश ज्यादा से ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा बारिश होती है उसका जो पानी है वो भूमिगत जल बढ़ाने में भी हेल्प करता है और पेड़ पौधों को पोषण देने में भी हेल्प करता है। तो पेड़ पौधों को जितना पोषण मिलता है, पेड़ पौधे इतने ज्यादा बढ़ते हैं, तो जितने ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं उतनी ज्यादा अच्छे से बारिश होती है। तो ये आपका जल चक्र चलता रहता है। उस जल चक्र को संतुलित बनाए रखने में प्राकृतिक वन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उससे धरती की जो जैव विविधता है वो भी बनी रहती है, भरी पूरी बनी रहती है। तो क्या हो रहा है कि ये प्राकृतिक वन है जो है इनको काटा जा रहा है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। अब इनको ज्यादा से ज्यादा काट रहे हैं, क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण को बढ़ाते जा रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा विस्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट क्या आता है, धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की लगातार गिरती मात्रा। अब उसमें जो वहां पर धरती का जो हमारा ऊपरी वायुमंडल है वहां पर ओजोन परत पाई जाती है, वहां पर जो ओजोन गैस है वो लगातार कम होती जा रही है। ओजोन गैस के कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन की जो परत है उसमें नुकसान होने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। अब कैसे समझाया जाए, मान लीजिए कि ये आपका समुद्र है, ठीक, उसके बाद ये इसका किनारा हुआ। वो कह रहा है कि इसका जो मध्यवर्ती पार्ट है, बीच का जो पार्ट है वो तो शुद्ध है अभी भी, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रीज बना दी गई हैं, उद्योग खड़े कर दिए गए हैं, मशीनें लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से जिसमें कचरा निकलता है दुनिया भर का, तो वो कचरा कहाँ जाता है, वो सारा कचरा इस समुद्र के तटों पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से किनारों पर आने वाला जो जल है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। अब ये तो हमने पढ़ा पहले कि पर्यावरण की चिंता करने की जरूरत क्यों है। अब पता चल गए कारण कि पर्यावरण की चिंता क्यों की जानी चाहिए। अब उस पर्यावरण की चिंता को ध्यान में रखते हुए क्या क्या काम किए गए। पहला किया गया क्लब ऑफ रोम।
लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से 1972 में एक पुस्तक प्रकाशित की गई जो दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है। यानी कि एक क्लब ऑफ रोम था जहां पर लिमिट्स टू ग्रोथ को अगर आप हिंदी में करें तो इसका मतलब क्या है कि बढ़ती हुई उन्नति में लिमिट, सीमा पैदा करने वाला। लिमिट्स टू ग्रोथ के नाम से 1972 में एक बुक प्रकाशित की गई जिसमें क्या बताया गया कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ने से जितना संसाधनों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होता रहेगा तो एक दिन ये प्राकृतिक संसाधन जो है वो खत्म हो जाएंगे। इस बात के अंदेशे को बड़ी खूबी से उस बुक में बताया गया। दूसरा क्या किया गया, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो संयुक्त राष्ट्र संघ में बनाया गया। इसने क्या किया, अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पर्यावरण से जुड़े समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय के अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। खुद भी अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया और लोगों को भी जागरूक करना शुरू किया कि पर्यावरणीय संतुलन और पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना कितना जरूरी है। अगला क्या किया गया, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन क्या है, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन हुआ। यानी कि जून 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण से और विकास से जुड़ा हुआ एक सम्मेलन किया गया। कहाँ किया गया, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया और इसे ही पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया। अब इस सम्मेलन में हुआ क्या, शिखर सम्मेलन में पहली दुनिया के अमीर और विकसित देश जिन्हें आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं और तीसरी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों की तुलना में एक अलग एजेंडा अपना रहे थे जिन्हें ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो अमीर और विकसित देश हैं वो कहलाए ग्लोबल नॉर्थ और जो विकासशील देश हैं और गरीब देश हैं वो कहलाए ग्लोबल साउथ। ठीक है, उत्तर दक्षिण कहलाए। अमीर और विकसित देशों को पहली दुनिया के देश भी कहा जाता है और जो गरीब और विकासशील देश होते हैं उनको तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। तो ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ जो एजेंडा अपना रहे थे ना पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, वो एजेंडे दोनों के अलग अलग थे। दोनों की जो लक्ष्य था वो एक था लेकिन जो रास्ता वो अपना रहे थे वो अलग अलग था। इस वजह से सहमति नहीं हुई। क्या आगे इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या असहमति थी, ग्लोबल नॉर्थ ओजोन रिक्तीकरण और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चिंतित था जबकि ग्लोबल साउथ आर्थिक विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन के संबंधों के बारे में चिंतित था। अब यहाँ पर एजेंडा क्या अलग अलग था दोनों का। जो ग्लोबल नॉर्थ था यानी कि जो अमीर और विकसित देश थे वो उनकी मेन चिंता क्या थी कि ओजोन विरक्तीकरण हो रहा है। अब ओजोन की परत अगर कमजोर होती चली गई लगातार और ओजोन की परत में अगर कुछ नुकसान हुआ तो जो सूर्य से निकलने वाले विकिरण है वो धरती पर आकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से तापमान पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग फैला रहा है। उनकी ये चिंता थी। और विकासशील देशों की क्या चिंता थी कि वो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन में संबंध कैसे बनाए, बैलेंस कैसे रखें। क्यों, क्योंकि पर्यावरणीय प्रबंधन करने के लिए उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे जिसके लिए पैसा लगेगा और उनके देशों का आर्थिक विकास विकसित देशों के आर्थिक विकास की तुलना में कम होता है। तो उनकी मेन चिंता ये थी कि हम इस तरह से एजेंडा अपनाएं, इस तरह से कोई तरीके अपनाएं जिससे कि हमारा जो आर्थिक विकास है वो भी बना रहे और हम पर्यावरण प्रबंधन को भी आराम से कर सकें। अब एजेंडा 21 क्या था, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी से निपटने के लिए सम्मेलनों का आयोजन किया गया और विकसित अभ्यासों की एक सूची की सिफारिश की गई जिसे एजेंडा 21 कहा जाता है। यानी कि जो रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ इसमें कई टॉपिक्स पर बात की गई, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, जैव विविधता है, वानिकी जिस तरह से लगातार वन काटे जा रहे हैं उससे निपटने पर बात की गई, लगातार बहुत सारे डिस्कशन हुए और एक विकसित अभ्यासों की सूची बनाई गई। विकसित अभ्यास का मतलब क्या है, विकसित अभ्यास का मतलब है कि एक लिस्ट बना दी गई कि अगर हमें पर्यावरण प्रबंधन करना है और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखना है तो हमें ये काम करने चाहिए। तो ये जो लिस्ट बनाई गई इस लिस्ट को ही कहा गया एजेंडा 21। लेकिन इसमें काफी अनसुलझे मतभेद और कठिनाई थे, मतलब कि इसमें ऐसे डिसएग्रीमेंट्स थे, ऐसी असहमति थी जो ज्यादा मुश्किल थी, कठिनाई से भरी हुई थी। मेन समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि आर्थिक विकास और परिस्थिति की जिम्मेदारी के संयोजन को कैसे प्राप्त किया जाए, जिसे सतत विकास कहते हैं। यानी कि सारे के सारे देश मिलकर अपने लिए भी और वैश्विक तौर पर भी सतत विकास चाहते थे। सतत विकास क्या होता है, सतत विकास होता है किसी भी देश का आर्थिक विकास,
लगातार चलता रहे, और उसके साथ साथ ही उसकी जो परिस्थिति की जिम्मेदारी है, उसकी जो पर्यावरण प्रबंधन करने के प्रति जिम्मेदारी है, वो भी वो साथ साथ निभाता है। दोनों चीजें साथ साथ चलें तो एक सतत विकास उस देश का माना जाता है। अब इसको कैसे पाया जाए, इसको लेकर इनके बीच में सबसे ज्यादा समस्या थी। फिर आया कि विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा कैसे की जाए। उससे पहले हम ये समझेंगे कि साझी संपदा होती क्या है। साझा यानी कि जो किसी एक का नहीं होता, तो वो संसाधन जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे साझी संपदा कहते हैं। तो साझी संपदा की सिंपल डेफिनेशन है कि जिस संपदा पर या जिस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर एक से ज्यादा व्यक्तियों का या एक से ज्यादा राज्यों का अधिकार होता है, वो उसे साझी संपदा कहते हैं। इसे वैश्विक तौर पर देखा जाए तो वैश्विक संपदा क्या होती है? विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए इनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। उदाहरण के लिए अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष। इनका कहने का मतलब है कि इसी तरह वैश्विक तौर पर भी अगर देखें तो कुछ क्षेत्र, कुछ देश या कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन पर कोई एक देश अपना अधिकार नहीं जमा सकता। उस पर कुछ देश मिलकर आपस में एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में काम करते हैं, साझे रूप से मिलकर काम करते हैं, उसके ऊपर साझे रूप से उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको संतुलित रखने की कोशिश करते हैं, जिसे कि वैश्विक संपदा कहा जाता है। और इसके उदाहरण उन्होंने क्या दिए? अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। समुद्री सतह पर, समुद्र पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। और बाहरी अंतरिक्ष जो आपका स्पेस है, जो पर कोई भी देश चला जाता है वहां पर, है ना, आपने देखा होगा, तो वहां पर किसी एक पर्टिकुलर देश का अधिकार नहीं है। लेकिन ये साझी संपदा को कैसे करना है, उसमें संयोजन कैसे करना है, यानी कि कुछ देश मिलकर अगर किसी एक चीज को संतुलित रखने की या किसी एक चीज को लेकर उसे बनाए रखने की, उस पर काम करने की अगर कोशिश करेंगे, तो इस चीज का जो कॉपरेशन होता है, जो सहयोग होता है, वो सहयोग देशों के बीच में आपस में कैसे लाया जाए, ये आसान नहीं था। तो इस सहयोग को लाने के लिए क्या किया गया? संधियां की गई। कौन कौन सी? अंटार्कटिक संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार यानी कि प्रोटोकॉल 1987 और अंटार्कटिक पर्यावरण न्यायाचार 1991। फिर भी एक बड़ी समस्या ये थी कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद के कारण एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना है। ये कहने का मतलब इसका ये है कि एक बड़ी समस्या ये आई कि अलग अलग देश थे, अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, सबका अलग अलग रास्ता था एक लक्ष्य को पाने का, ठीक है। लेकिन किसी भी देश के जो पुष्टिकरण उसने किया, जो भी उन्होंने सबूत इकट्ठा किए, वो पूरी तरह से साबित नहीं हो पाए। और समय सीमा भी उन लोगों की सबकी अलग अलग थी, तो उसके बीच में इतना मतभेद इतना रहा कि उस मतभेद की वजह से एक किसी चीज पर, एक किसी सोल्यूशन पर, किसी हल पर सहमति कायम कर पाना मुश्किल हो गया था। और इसका उदाहरण कब आया? जब 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में जब छेद देखा गया, तब ये माना गया कि हाँ, वाकई पर्यावरण को साझे तौर पर और जल्दी से जल्दी संतुलित किए जाने की जरूरत है, पारिस्थितिकी तंत्र को संभालने की जरूरत है, क्योंकि जो ओजोन परत में छेद था ये बहुत ही खतरे वाली बात थी। ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मुद्दा प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण विकास का है। वो कह रहा है कि इसी तरह वैश्विक संपदा में बाहरी अंतरिक्ष भी एक वैश्विक संपदा है, ठीक है। इसमें भी इतिहास से अगर ये देखें तो ये पता चलता है कि जो असमानता ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में मानी जाती है, क्या कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, यानी कि जो अमीर और विकसित देश है, वहां पर हर एक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, हर एक प्रकार का प्रौद्योगिकी उत्पन्न है। देखो, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास, क्योंकि ये विकसित देशों में कहीं ज्यादा है विकासशील देशों से, तो ये जो असमानता है ये उन दोनों के बीच में भी हमेशा बनी रहती है। और इसी असमानता की वजह से जो बाहरी अंतरिक्ष है या उसके रिगार्डिंग जो भी स्टडी की जाती है, उसमें साझी संपदा के रूप में काम करना और एक सहमति बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस पर इस असमानता का बड़ा असर पड़ता है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। अब क्या है कि जब किसी वैश्विक संपदा पर वो साझी सहमति नहीं ला पाते हैं, तो दोनों के लक्ष्य तो एक ही है,
ठीक है ना। मान लीजिए अगर भारी अंतरिक्ष को लेकर कुछ करना है, हमें कुछ स्टडी करनी है, या किसी ओजोन परत की बात ले लो, अगर ओजोन परत के विरक्तीकरण को कम करना है तो लक्ष्य तो दोनों विकसित और विकासशील दोनों देशों का एक ही है, लेकिन क्या किया गया, इसका हल निकालने के लिए कि उनकी असमानताएं इस साझे लक्ष्य के बीच में ना आए, इसके लिए साझी लेकिन अन्य अलग अलग जिम्मेदारियां दोनों देशों में दे दी गई। रियो घोषणा पत्र के प्रासंगिक भाग में ये कहा भी गया कि राज्य पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और अखंडता को बचाने और बहाल करने के लिए वैश्विक साझेदारी की भावना से सहयोग करेंगे। मतलब कि वो मेन जो अपने दिमाग में मुख्य आपका लक्ष्य है वो क्या रखेंगे कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की जो अखंडता है और उसका स्वास्थ्य है उसको बनाए रखना है, उसे बहाल रखने के लिए वो एक साझे समुदाय के रूप में कार्य करेंगे, वैश्विक समुदाय बनकर कार्य करेंगे, एक ही लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान देंगे। ठीक है। वैश्विक पर्यावरणीय गिरावट के विभिन्न योगदानों के मद्देनजर राज्यों की साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां बना दी गई। अब विकसित देशों को क्या जिम्मेदारी दी गई, विकसित देशों को क्या कहा गया, जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में यह सहमति जताई गई। मतलब कि जलवायु के परिवर्तन से संबंधित एक कन्वेंशन हुआ, एक सम्मेलन हुआ, जिसे क्या कहा गया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसमें यह सहमति जताई गई कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का। तो वहां पर इस सम्मेलन में ये बात मान ली गई कि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भी और मौजूदा रूप से देखा जाए तो भी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका सबसे ज्यादा उत्सर्जन कहाँ होता है, वो विकसित देशों में होता है। और विकासशील देशों से क्या कहा गया, विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है, इसी कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया। मतलब कि वहां पर यह कहा गया कि जो विकासशील देश हैं वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है वो बहुत कम। औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए, यानी कि जैसे ये आपकी ओजोन लेयर है मान लीजिए, ठीक है, इसमें छेद हो रहा है, ये दिक्कत करता है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है वो विकासशील देशों में ज्यादा हो रहा, विकसित देशों में ज्यादा हो रहा था और विकासशील देशों में ना के बराबर था, तो वहां पर उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया। तो एक क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया जिसमें कि लक्ष्य निर्धारित किए गए कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए आप क्या क्या करेंगे उसका आपको पालन करना है, तो वो विकसित देशों के लिए कहा गया। तो क्या किया गया फिर, जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर यूएफसीसीसी यानी कि ये जो है इसके सिद्धांतों पर सहमति जताते हुए इस पर साइन कर दिए गए। साझी संपदा, अब साझी संपदा क्या होती है हम ऊपर पढ़ चुके हैं। साझी संपदा क्या है, ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व होता है। ठीक है। मूल तर्क क्या कहता है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रखरखाव के संदर्भ में समूह के प्रत्येक व्यक्ति का, हर सदस्य का समान अधिकार होगा और समान उत्तरदायित्व उसे निभाने होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई संसाधन है, ठीक है, वो संसाधन की प्रकृति क्या है, उसको कितना इस्तेमाल करना है, कब कब इस्तेमाल करना है और उसका रखरखाव कैसे रखना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखने की जिम्मेदारी किसकी है, हर एक सदस्य की है समुदाय के, और उस पर हर एक समुदाय के हर एक सदस्य का स्वामित्व भी होगा। फिर निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है, उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता कम हो रही है। अब लेकिन क्या हो रहा है कि साझी संपदा तो है, लेकिन ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसमें क्या है, निजीकरण हो गया। निजीकरण होने की वजह से क्या हो गया, लोगों ने संसाधन पर भी अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया, गहनतर खेती होने लगी, आबादी की वृद्धि हो गई, ज्यादातर आबादी की वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे संसाधनों का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट आती जा रही है। इन सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो साझी संपदा है ये कम होती जा रही है, इसकी गुणवत्ता घटती जा रही है और गरीबों को जो ये संसाधन उपलब्ध हो सकते थे वो उपलब्धता उनको कम होती जा रही है। पर्यावरण के मामले में भारत का क्या पक्ष है, अब क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल के लक्ष्यों से मुक्त किया हुआ है, तो लेकिन फिर भी भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए थे और इसका अनुमोदन कर दिया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता तो छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था, ये हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। औद्योगिकरण को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना गया और ये कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल में कि जो औद्योगिकरण है, जितना भी उद्योग एक के बाद एक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वन कटते जा रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, इसके लिए सबसे ज्यादा औद्योगिकरण जिम्मेदार है।
2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक में भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है। यानी कि फिर से 2005 में जून में जो ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई उसमें भारत ने ये बात फिर से ध्यान दिलाई कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो विकासशील देशों में बहुत कम है बजाय कि विकसित देशों की। लेकिन भारत सरकार फिर भी वैश्विक प्रयासों में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें शिरकत करता है। यानी कि भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से जो भी वैश्विक प्रयास पर्यावरणीय तंत्र को कायम रखने के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाने के लिए किए जा रहे हैं उनमें भारत शिरकत करे। तो भारत अपनी तरफ से भी पूरा योगदान देता है। क्या क्या योगदान देता है? भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया। भारत ने कहा कि जो उनकी ऑटो फ्यूल पॉलिसी है उसमें जो भी ईंधन वाहनों में इस्तेमाल किया जाएगा वो स्वच्छ होना चाहिए। 2001 में पारित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अनुसार ऊर्जा के ज्यादातर कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की। उन्होंने कहा कि 2001 में जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया, उन्होंने कहा ऊर्जा को आप जिस रूप में भी इस्तेमाल करोगे वो ज्यादा से ज्यादा कारगर होना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। उसमें कहा गया कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि बिजली जो है वो नवीकरणीय स्रोत है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, बार बार बना सकते हो, तो उसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया गया। हाल ही में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर भी आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। मतलब कि जो प्राकृतिक गैस को आयात किया जा रहा है, भारत ने क्या किया, प्राकृतिक गैस को आयात किया और स्वच्छ कोयला यानी साफ कोयला का इस्तेमाल पर, किस तरह से साफ कोयला इस्तेमाल किया जा सकता है, कोयले को साफ किया जा सकता है, उसके ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर जो भी प्रौद्योगिकी है यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी उसके बारे में, उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाने की कोशिश की है भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। पुनर्नवीकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से भारत में एक चल रहा है। भारत ने क्या किया, 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते पर साइन किए। ठीक है, पुनर्नवीकृत का मतलब यह है कि बार बार जो चीज दोहराई जाएगी, उसमें बार बार पैदा होने वाली जो भी ऊर्जा है उसको लेकर जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, भारत का कार्यक्रम उसमें सबसे बड़ा माना जाता है। पर्यावरणीय आंदोलन एक है या अनेक है, इसके बारे में बात की गई कि पर्यावरण आंदोलन कितने तरीकों में चले। पर्यावरणीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियां सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की। यानी कि पर्यावरण को सुधारने के लिए पर्यावरण आंदोलन के रूप में सिर्फ सरकारों ने काम नहीं किया, बल्कि जो पर्यावरण के प्रति सचेत थे वो कार्यकर्ता आगे आए और उन लोगों ने विभिन्न आंदोलन चलाए। तो किस तरह के आंदोलन चले? पहला चला सामाजिक आंदोलन। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं और उन्हें खोजा जाता है। यानी कि कहा गया कि लोगों में सामाजिक चेतना फैलाई गई, तो जब जनता के स्तर पर चेतना फैलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो राजनीतिक स्तर है देश का वो भी ऊंचा उठेगा। फिर क्या हुआ, देश के पर्यावरणीय आंदोलन देश के दक्षिण में, दुनिया के दक्षिण में कहाँ हुए, जिसमें कौन कौन से देश आए? मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत। तीसरी दुनिया के ये विभिन्न देश जो थे, इनमें वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। 3 दशक से पर्यावरण को सक्रियता का दौर जारी करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया। यानी कि 30 सालों से कोशिश चल रही है कि वनों को कम से कम काटा जाए, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा जाए, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत तेजी से गति से वन काटे जाते हैं। खनिज उद्योग क्या है आपका? पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से होता है खनिज उद्योग। धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालना, रसायनों का उपयोग, भूमि और जलमार्गों का प्रदूषण, स्थानीय वनस्पतियों के विनाश के कारण विश्व भर में इसकी आलोचना और विरोध किया जाता है। अब खनिज उद्योग है, इसके खिलाफ भी पर्यावरणीय जो संतुलन है, जो पर्यावरणीय सुरक्षा है, उसमें ये खनिज उद्योग जो बहुत तेजी से स्तर पर बढ़ रहा है, ये भी नुकसान पहुंचाता है। कैसे? क्यों? क्योंकि इसमें धरती के भीतर मौजूद जो ऑलरेडी हमारे पास संसाधन है उनको ज्यादा से ज्यादा निकाला जाता है बाहर अपने इस्तेमाल के लिए, रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से भूमि और जलमार्ग जो है प्रदूषित हो जाते हैं। ठीक है, वनस्पति, जो स्थानीय वनस्पति, उस एरिया में जो वनस्पति होती है उसका विनाश हो जाता है, उसकी वजह से विश्व भर में इसकी आलोचना और विरोध होता है। चौथा आपका आंदोलन है बांधों के खिलाफ आंदोलन। अब बांध विरोधी आंदोलनों को नदियों के बचाने के आंदोलन के रूप में भी देखने की प्रकृति बढ़ रही है।
क्योंकि इनमें नदियों और नदी घाटियों से ज्यादा टिकाऊ और न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। मतलब कि बांध विरोधी आंदोलन का मतलब क्या, बांध विरोधी आंदोलन एक तरह से किस तरह देखे जाते हैं कि नदियों को बचाया जाए। 1980 के दशक में पहला बांध विरोधी आंदोलन हुआ दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि ग्लोबल साउथ में। ऑस्ट्रेलिया में यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी और इसके परवर्ती वनों को बचाने का आंदोलन था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जब यह आंदोलन चलाया गया तो किस लिए चलाया गया था, फ्रैंकलिन नदी को और इसके आसपास जितने भी वन थे उनको बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर, यानी कि अब ग्लोबल साउथ में कहां कहां ये आंदोलन चल रहे हैं, तुर्की से लेकर थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका तक, इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी हुई है, लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तो बांधों को रोकने के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। भारत में भी एक नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, है ना। अब क्या आता है, संसाधनों की भू राजनीति। अब संसाधनों की भू राजनीति का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि संसाधन जो भी हमारे पास पृथ्वी पर अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, उसमें से किसे क्या कब कहां और कैसे हासिल होता है। संसाधनों की भू राजनीति इसी सवाल पर निर्भर होती है। पूरे शीत युद्ध में उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। मतलब कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे जितने भी विकसित देश थे उन्होंने भरसक कोशिश की और हर तरीके के जो कदम थे वो उठाए। किस लिए कि उस वक्त उनके नीचे काम करने वाले जो देश थे और उनके अपने जो देश थे, वहां पर जितने भी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वो इस्तेमाल कर पाए। तो क्या क्या उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या तरीके अपनाए, संसाधन के इलाकों और समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती। मतलब कि उस संसाधन जहां जहां पाया जाता था उसके आसपास उन्होंने सेना तैनात कर दी कि उनके अलावा उसे कोई इस्तेमाल ना कर सके। महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण करना शुरू कर दिया। जो भी महत्वपूर्ण संसाधन उनके अपने पास थे उनको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली करनी शुरू कर दी। यानी कि जो जो उनके मनपसंद संसाधन थे, जो जो उनको चाहिए थे, वहां की सरकारों के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू की। अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन दिया। मतलब कि जो उनके फायदे के लिए समझौते किए गए उनको उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समर्थन किया और आगे बढ़ गए। इसमें भी एक बड़ी चिंता निकल कर आई, कौन सी, कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल और दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। यानी कि ऐसी चिंता आई कि खाड़ी के देशों में जो भी तेल पाया जाता है और दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में जो भी महत्वपूर्ण संसाधन पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, उन पर विकसित देश अपना नियंत्रण बना लें। ये एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद भी वैश्विक राजनीति में तेल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन अब तक बना हुआ है। तो दो महत्वपूर्ण संसाधन की यहाँ हम बात कर रहे हैं। पहला महत्वपूर्ण संसाधन है आपका तेल। पश्चिमी एशिया, खास करके जितने भी खाड़ी क्षेत्र है, उनमें विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% हिस्सा जो है वो मुहैया होता है। यानी कि पूरे विश्व में जितना भी तेल होता है उसका 30% हिस्सा केवल पश्चिमी एशिया उपलब्ध कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है और इसी कारण यही इकलौता क्षेत्र तेल की मांगों में खास बढ़ोतरी होने पर इसकी पूर्ति कर सकता है। के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है और ये विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। मतलब कि सबसे बड़ा तेल का उपलब्ध कराने वाला देश कौन सा है, सऊदी अरब। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दूसरा आपका संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन विश्व राजनीति के लिए जो जरूरी है वो है आपका जल। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी और साझा जल संसाधन को लेकर पैदा मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो साफ पानी की जो उपलब्धता है वो बहुत कम हो गई है और अगर दो देशों को मिलकर पानी इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसके बीच में मतभेद हो जाते हैं। तो दो देशों के बीच में लड़ाई होना बहुत आसान हो गया है। तो इस मतभेद की वजह से 21वीं सदी में कई सारे फसाद जो हैं वो उपलब्ध हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। कई शोध ये बताते हैं कि बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं। मतलब कि कई देश ऐसे हैं जिनके बीच में नदियों को उन्हें शेयर करना पड़ता है। दो देशों को या तीन देशों को एक नदी शेयर करनी पड़ती है, जिसको लेकर उसके बीच में सैन्य संघर्ष होते रहते हैं। अब मूलवासी और उनके अधिकार क्या है, अब पहले पढ़ेंगे हम मूलवासी क्या होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा थी कि ये वो लोग हैं जो ऐसे लोगों के वंशज हैं जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो कि एक जगह गए और बहुत सालों तक वहां रहते रहे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जाति या मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से में जाकर उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। मतलब कि
ये ऐसे लोग हुए मूलवासी जो किसी देश में गए और वहां जाकर बहुत टाइम तक रहते रहे, लेकिन फिर दूसरी जाति और दूसरी संस्कृति के लोग वहां पर आए और उनके देश में आए और उनको अपने अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, संस्कृति, रिवाज और अपने खास राजनीतिक आर्थिक दर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। तो ये मूलवासी क्या करते हैं, ये चाहे जिस भी देश में रह रहे हो, उस देश की संस्कृति संपदा को ध्यान में ना रखते हुए ये अपने परंपरा, अपने रिवाज और अपने सामाजिक धर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। विश्व राजनीति के संदर्भ में अगर देखें तो भारत विश्व के विभिन्न देशों में और क्षेत्रों में जो मूलवासी पाए जाते हैं उनको कुछ यहाँ पर संख्या बताई गई है। फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी हैं। चिली के मापुचे नामक मूलवासी 10 लाख हैं। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख मूलवासी हैं। उत्तरी अमेरिकी मूलवासी 3,50,000 हैं। पनामा नहर के पूर्व में कूना नामक मूलवासी 50,000 हैं और उत्तरी सोवियत में 10 लाख मूलवासी पाए जाते हैं। अपने मूल वासस्थान पर हक की दावेदारी में विश्व के मूल निवासी ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। अब कहीं पर किसी जगह उनको रहना पड़ता है और उनसे ये पूछा जाता है कि आप यहाँ के मूल निवासी किस प्रकार हैं, तो वो क्या जुमला इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर हम अनंत काल से रहते आ रहे हैं, तो हमसे पहले कोई नहीं रहता था यहाँ पर, इसीलिए हम ही यहाँ के मूल निवासी कहलाएंगे। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों के आधार की हानि, और ये मूल निवासियों के लिए जीवन का बहुत बड़ा खतरा है। अब क्या है कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वो वहाँ के संसाधन को इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर भूमि का जो संसाधन है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं पर वो खेती करते हैं, जानवर पालते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भूमि की जैसे जैसे हानि होती जा रही है वैसे वैसे उनके लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन कम होता जा रहा है, तो ये उनके जीवन यापन के लिए बड़ा खतरा हो गया। अब इसे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में जो मूलवासी हैं वो कौन है। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भारत में जो अनुसूचित जातियां हैं और या फिर आदिवासी जिन्हें हम बोलते हैं उन्हें हम मूलवासी कहा जाता है, जो कुल जनसंख्या का 8% है। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से अगर देखा जाए कि तो इनको संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन फिर भी देश के विकास से इन्हें ज्यादा लाभ नहीं हुआ। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा था, जिससे इनके साझे अनुभव और सरोकार बढ़े। यानी कि 1970 के दशक में विश्व के अलग अलग भागों के जो भी मूलवासी थे वो आपस में इकट्ठा हुए, उनकी बातें हुई और उन्होंने अपने जो भी अनुभव थे वो साझा किए एक दूसरे से। फिर वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया था, यानी कि परामर्शदायी परिषद यानी कि जो परामर्श देती है, ऐसी परिषद का जो दर्जा था वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे सबसे पहले दिया था। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल वही यानी कि मूलवासियों की जो वर्ल्ड काउंसिल बनाई गई थी उसके बारे में ये बात कही गई है। तो यहाँ ये बच्चों आपको चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 8 हिंदी में। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी या कोई प्रश्न आपके मन में है तो प्लीज हमें कमेंट